लखनऊ लिए चलते हैं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में। समाप्त नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने ई नाम के साथ 1000 नई मंडियों को जोड़ने की भी घोषणा कर दी है। तो जब ई नाम के साथ जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट के साथ इन सबको जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, तो फिर नेशनल ई मार्केट के नाम पर जब ये सभी मंडियां एक साथ जुड़ रही हैं, तो मंडियों को समाप्त करने की झूठ और गुमराहपूर्ण कार्रवाई क्या एक किसान के साथ धोखा नहीं है? विपक्ष सीधे सीधे धोखा कर रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रत्येक किसान बंधु के साथ मिलकर के एक संवाद बनाने की आवश्यकता है। उनको बताए जाने की आवश्यकता है कि आखिर 1947 में देश आजाद हुआ था, 1950 में देश ने संविधान लागू किया, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था और लगातार इस देश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। आखिर कांग्रेस ने देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी क्यों नहीं किया था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू क्यों नहीं की थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू क्यों नहीं की थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू क्यों नहीं की थी? आज तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2,42,00,000 किसान को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। यह लाभ पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन जब किसान किसी के राजनीतिक एजेंडे में होता तो ना, एजेंडा तो यहां पे तुष्टीकरण का हुआ करता था, जाति का होता था, मत और मजहब का होता था। न किसान उनके एजेंडे में कभी था, न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थी। सबके साथ धोखा करते थे और सबके साथ धोखा करके केवल नारे के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य करते थे और गुमराह करने के बाद फिर हर बार नई घोषणा के साथ अगले चुनाव में आ जाते थे। लेकिन आज तो ये सभी राजनीतिक एजेंडे के हिस्से हैं, जहां पर किसान को भी ध्यान में रख करके शासन ने अपनी योजनाएं लागू की हैं, व्यवसाय को भी ध्यान में रख करके शासन ने अपनी योजनाएं घोषित की हैं और जहां पर एक आम नागरिक के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन करने के लिए, जैसे आप जीवन की सुगमता कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग को भी और आसान करने के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के अंदर 40 लाख गरीबों को गांव और शहर में आवास मिल जाना क्या कभी मिला था? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जो आज भी विधायक हैं, पहले भी विधायक थे और कुछ लोगों ने तो लंबी पारी खेली है। मैं खन्ना जी ही मुझे लगता है कि भले इस समय सो रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक वे विधायक के रूप में काम किए थे। एक लंबे समय तक इन लोगों ने सरकार के कार्यों को देखा है और लंबे समय तक कार्य को देखने के साथ इन्होंने महसूस किया होगा कि इतने बड़े पैमाने पर कभी गरीबों को मकान नहीं मिलते थे। आप भी गांव-गांव में रह रहे होंगे, क्या किसी गरीब का शौचालय बनता था? क्या किसी गरीब का मकान मिलता था? क्या किसी गरीब को बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिलता था? क्या किसी गरीब को रसोई गैस का मुफ्त में कनेक्शन मिलता था? क्या किसी गरीब को स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख का कवर मिलता था? कभी नहीं मिलता था। और जो लोग आज छुट्टा पशुओं को, निराश्रित गोवंश को मुद्दा बना रहे हैं, इन निराश्रित गोवंश न मेरा है, न मेरे मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का है, न हमारे किसी विधायक का है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों ने ली है। 5.5 लाख से अधिक गोवंश आज के दिन पर सरकारी गौशालाओं में है और प्रदेश के अंदर सहभागिता योजना के माध्यम से भी लगभग 75,000 से अधिक गोवंश हम लोगों ने किसानों को दिया है, जिसमें प्रति गोवंश 900 रुपए हर महीने उस परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। कुपोषित परिवारों को भी उन्हीं निराश्रित गोवंश में से एक दुधारू गाय दी गई है, जिसमें हर गोवंश के लिए भी 900 रुपए सरकार उपलब्ध करा रही है। और भाइयों बहनों, इस बार के बजट में तो सरकार ने घोषणा की है कि हर न्याय पंचायत स्तर पर भी हम एक बड़ी गौ आश्रय स्थल, गौशाला खोलेंगे, जिसमें निराश्रित गोवंश की
देखभाल, उसके संरक्षण और उसके संवर्धन का कार्य आगे बढ़ाएंगे। यानी जहां से भी हो सके किसान के हित में, गांव के हित में, प्रदेश के हित में हम लोग कदम उठाएंगे। विकल्प ये नहीं हो सकता है कि गाय अगर ज्यादा हो गई है, किसी किसान ने छोड़ दी, तो हम उसको कसाई को कटने के लिए दे देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार करता है कि किसानों को गाय को काटने के लिए दे दी जाए? मुझे लगता है कि कोई भी भारत का नागरिक और मुझे लगता है कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन उसका विकल्प हमारे सामने है, और विकल्प हमारी सरकार ने दिया है। और विकल्प ये दिया है, हम गौ आश्रय स्थल खोलेंगे, गोकुल ग्राम की स्थापना करेंगे, गोबर गैस प्लांट के माध्यम से एक नए विकल्प को आगे बढ़ाएंगे, गाय के संरक्षण और संवर्धन की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कोरोना कालखंड में सेवा ही संगठन का एक आदर्श उदाहरण आप सबने प्रस्तुत किया, लेकिन सेवा ही संगठन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते समय 40 लाख से अधिक माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आई, और जो आया उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति इंतजार करता था। जब वह राजस्थान से चलता था, महाराष्ट्र से चलता था, जब वह एक प्रदेश से कदम दूसरे प्रदेश में रखता था, तो उसके मन में एक ही बात आती थी, किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में पहुंच जाऊं। एक ही बात उसके मन में आती थी। यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। उसके मन में एक विश्वास, वह मजदूर किसी एक जाति का नहीं था, उसके मन में एक विश्वास था, जैसे हूं प्रदेश की, मैं एक बार उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंच जाऊंगा तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए की सारी सुविधाएं अपनी कर देगी। एक विश्वास था उसके मन में, और यह मन में केवल वहीं का नहीं था, उत्तर प्रदेश से होकर के जाने वाले प्रत्येक प्रवासी कामगार और श्रमिक के मन में यही बात थी। और यही कारण था कि हमने प्रदेश में उनकी व्यवस्था तो की, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश के अंदर कामगार और श्रमिकों के लिए एक आयोग गठित होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं चाहूंगा कि जब सरकार के 4 वर्ष के इन सफलतापूर्वक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, 7-8 दिन का एक 19 से 25-26 तक का जो कार्य योजना बनी है, उस कार्य योजना में उसको भी जरूर शामिल करिए। हम लोगों ने तय किया है 2-3 योजनाएं हैं, अगर आप नोट कर सकेंगे जरूर नोट करिए। एक, निवासी और प्रवासी जितने भी कामगार और श्रमिक हैं, इन सभी को हमारी सरकार ने 2 लाख रुपए का जीवन सुरक्षा का एक कवर देने का निश्चय किया है। 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर दिया है, सुरक्षा का। और दूसरा, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड अगर नहीं बना है तो सरकार उसका 5 लाख रुपए हर साल आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने का कार्य भी करेगी, जो स्वास्थ्य बीमा का कवर उसे उपलब्ध कराएगी। और इसके लिए अभी से कार्रवाई हमारी आगे बढ़नी चाहिए। तीसरा, किसान अपनी खेती करता है, बहुत सारी जगह किसान के बदले बटाईदार खेती करता है, लेकिन अगर किसी दुर्घटना का शिकार होता था तो उसे बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना के अंतर्गत किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य और बटाईदार को भी 5 लाख रुपए का जीवन बीमा का कवर देने का काम सरकार ने प्रारंभ किया है। और जहां कहीं भी भगवान करे किसी के घर में आपदा ना आए, लेकिन अगर कहीं कोई आपदा आती है तो उस आपदा से बचाव के लिए हर एक किसान को, किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य को और किसान के यानी किसी खेती को करने वाले बटाईदार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का हमें तत्काल लाभ देना चाहिए अगर वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो। भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, युवाओं के लिए भी तमाम योजनाएं की, व्यवसायों के लिए भी की। और मैं तो चाहूंगा हमारा व्यापार कल्याण बोर्ड के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नगरीय क्षेत्रों में जो निवास करता है वहां पर व्यवसायियों के साथ बैठ करके भी एक ठोस कार्य योजना तैयार करें। उनसे कहें कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अपना करवाएं। सालाना 40 लाख से कम का उनका टर्नओवर है तो अपने रिटर्न में भर दें कि मेरा टर्नओवर 40 लाख से कम का है। लेकिन
अगर वह केवल रजिस्ट्रेशन अपना करा लेता है तो अगर कल उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से उसे 10 लाख रुपए का बीमा कवर उसको प्राप्त हो जाएगा। ये योजना व्यापारियों के लिए भी है, प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता, बताने की आवश्यकता है कि हम लोग हर एक तबके के लिए कर रहे हैं। युवाओं के लिए अभ्युदय कोचिंग की योजना प्रारंभ हुई है। अभ्युदय योजना कोरोना कालखंड के दौरान 14,000 बच्चे हमारे कोटा में कोचिंग कर रहे थे और कोरोना आया। आप अनुमान कर सकते हैं 12,000 14,000 फोन जब केवल बच्चों के लिए आए और उन बच्चों के अभिभावकों की ओर से अलग और उन बच्चों का अलग आता था, कितनी कैसी स्थिति रही होगी हमारे सामने। और फिर हम लोगों ने बस का एक बेड़ा ही वहां भेजा। राजस्थान सरकार ने बस नहीं उपलब्ध कराई, लेकिन हमने यहां से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें भेजी कोटा और वहां से सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया था। प्रयागराज में 15,000 बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन तय हुआ कि उत्तर प्रदेश के हमारे बच्चों को, प्रतियोगी छात्रों को, प्रतियोगी युवाओं को अन्यत्र जाकर के तैयारी करने की बजाय हम यहीं पे उनके लिए सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और आज अभ्युदय योजना प्रारंभ हो चुकी है। कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में चल रही है, लेकिन दूसरे चरण में हम इसे हर एक जनपद में लागू करने वाले हैं, जिसमें फिजिकली और वर्चुअली दोनों प्रकार की क्लासेस चल रही है। इसमें नयापन कुछ है। एक, जितने भी हमारे नए अधिकारी आ रहे हैं जो ट्रेनिंग पे आए हैं, जिन्होंने अभी पास किया है, अपनी ट्रेनिंग के दौरान कुछ समय वे भी क्लास लेने में दे रहे हैं। कैसे पास किया जाता है आप समझ सकते हैं। एक वह व्यक्ति है जिसने गाइड का काम किया है, एवरेस्ट में कैसे चढ़ना वो बेस कैंप से गाइड करता है। ऐसे ऐसे चढ़ाई करोगे, ऐसे ऐसे ये चीज मिलती है, फिर वो चढ़ा नहीं है स्वयं। एक वह है, लेकिन एक वह जिसने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ करके सफलतापूर्वक नीचे आया है। वह हम दोनों को मिलाकर के चल रहे हैं। अच्छी फैकल्टी को भी ले रहे हैं और अच्छी फैकल्टी के साथ ही जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, पीसीएस के हैं, पीपीएस के हैं, इन सभी अधिकारियों से भी हम लोग उनसे भी कह रहे हैं कि वे लोग भी कुछ समय दें, कोई फिजिकली और कोई वर्चुअली उन क्लासेस को लें। और 10 लाख से अधिक युवा अब तक इसके साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश के अंदर, जो इसके माध्यम से जुड़ करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्लेटफॉर्म और निःशुल्क प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी तय किया गया है कि जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर है, वह सक्षम नहीं कि वह टैबलेट खरीद सके, हम उसको टैबलेट भी फ्री में उपलब्ध कराने का काम करेंगे और प्रदेश सरकार इसको भी करने जा रही है। और इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस नए कार्यक्रम को लेने के साथ ही ये जो 4 साल की उपलब्धियां होंगी और फिर 6 साल की उपलब्धियां केंद्र सरकार की, ये सभी एक साथ चलेंगे। ये 7 साल की उपलब्धियां एक साथ आगे बढ़ेंगी तो उसके बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे। हमें अपनी बात पर वोकल होना पड़ेगा, अपने योजनाओं को लेकर के वोकल होना पड़ेगा, बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। अन्यथा होता क्या है, अक्सर होता क्या है, मैंने बहुत बार देखा है। मैंने एक बार एक जनपद के सांसद विधायकों को बुलाया था और मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा क्या हाल चाल? कहा साहब कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा आपके यहां किसानों का कर्ज माफ हुआ? कहां वो टच हुआ है। क्या है रिएक्शन? बहुत अच्छा है। आपके यहां रैपिड रेल भी आ रही है, मैंने सुना है ना, 32,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं हम लोग, मालूम है आपको? कहा उसका बहुत अच्छा प्रभाव है। मैंने कहा फिर आपके यहां ये जो माफियागिरी थी, अपराध था, ये समाप्त तो हुआ है? कहा साहब उसका तो बहुत अच्छा परिणाम है। फिर मैंने कहा आपके यहां पहले बिजली नहीं मिलती थी, मालूम है 5-6 घंटे बिजली मिलती थी, अब कितनी मिल रही है? कहा 24 घंटे। तो मैंने कहा इसका असर है कि नहीं नीचे? कहा बहुत अच्छा प्रभाव है। मैंने कहा पहले सड़क टूटी फूटी थी, गड्ढे थे, अब अच्छी सड़क बन गई है। कहा तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है। तो मैंने कहा बाकी और क्या चाहिए? सरकार बिजली दे रही है, सरकार पानी दे रही है, सरकार सड़क दे रही है, सरकार कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति दे रही है, सरकार किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं बना रही है, सरकार रोजगार की सुविधा दे रही है, सरकार सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है।
तो इसको बोलने की आदत भी डालनी पड़ेगी। और भाइयों बहनों, मुझे केवल आपसे एक ही बात का अनुरोध करना है। सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी, अगर बड़ा बनना है, आगे बढ़ना है, नकारात्मक सोच का व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखना, कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा तो उसकी नकारात्मकता ही ले डूबती है उसे। नकारात्मकता व्यक्ति की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। सकारात्मक बनने की आदत। अगर आप किसी के साथ सहयोगी नहीं बन सकते तो कम से कम विकास के मार्ग की बाधा भी नहीं बनना चाहिए। हम अगर सकारात्मक भाव के साथ किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें तो न केवल हमारी ऊर्जा को बल्कि उस कार्यक्रम की सफलता के साथ साथ हमारी ऊर्जा को भी आगे बढ़ाता है और हमें भी और उस योजना को भी यशस्वी बनाता है। हर व्यक्ति उस योजना के साथ यशस्वी बनता है। आज अगर मैंने आपको कहा ना, शुरुआत मैंने वहीं से की थी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के बारे में अगर एक सकारात्मक माहौल देश में और दुनिया में है, हर निवेशक कहता है उत्तर प्रदेश में जाएंगे, हम लोग निवेश करेंगे। कोरोना कालखंड में चीन हमारा प्रतिस्पर्धा था और चीन का सबसे बड़ा निवेश, देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश अपने यहां निवेश कराई है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में हम लोगों ने कराई है। यानी यह निवेश एक सकारात्मक माहौल देने से आगे बढ़ा है। बहुत इस फील्ड में बहुत कुछ हुआ है। हम उपलब्धियों के साथ आज यहां पर नहीं आए हैं, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, बूथों की इस संरचना को मजबूत करने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहां पर अभी अपने उद्बोधन में जो बात कही, सुबह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जो बातें कही, जो कार्यक्रम आपके सामने प्रदेश संगठन महामंत्री जी ने प्रस्तुत किए, जो राजनीतिक प्रस्ताव यहां पर लक्ष्मणाचार्य जी ने यहां पर प्रस्तुत किया, जिन पदाधिकारियों ने और जिन कार्यकर्ताओं ने वहां पर उस राजनीतिक प्रस्ताव पर अपनी बातों को वहां पर रखा, ये सभी हमारे अभियान के हिस्से बनने चाहिए। और याद रखना, बूथों की संरचना पर फोकस करते हुए 4 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के हम जाएंगे। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों में भी सफलता का परचम लहराएंगे। और यह तब संभव होगा जब एक सकारात्मक भाव के साथ, जिसके बारे में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मुझे लगता है एक बड़े और विराट अभियान के साथ, मजबूती के साथ खड़े होते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। निरंतर मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक टीम वर्क के साथ कार्य करना होगा। एक अमिट छाप प्रदेश के अंदर छोड़नी पड़ेगी। और उस अभियान के लिए, एक टीम के लिए, कोरोना कालखंड के दौरान भी यह साहस प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रदेश संगठन महामंत्री जी ने और प्रदेश की टीम ने दिखाया है कि प्रदेश कार्य समिति को बुला करके एक दिवसीय ही सही, लेकिन एक कार्य समिति यहां पर हो, उस कार्य समिति के साथ हम यहां पे जुड़ेंगे।